हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 897 डिव 2 के प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम A2, प्रॉब्लम E2। ठीक है, तो ये वाला कॉन्टेस्ट की डिफ़िकल्टी की बात करें तो काफ़ी इजी कॉन्टेस्ट था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिव 2 कॉन्टेस्ट। ये वाला कॉन्टेस्ट थोड़ा सा ईजी था। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं प्रॉब्लम्स पे और देखते हैं क्या है प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ए। प्रॉब्लम ए, ग्रीन गोल्ड डॉग एरे परमुटेशन। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या है ये दे रखा है। चलो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ग्रीन गोल्ड डॉग हैज़ एन एरे ए ऑफ लेंथ एन एंड ही वांट्स टू फाइंड अ परमुटेशन बी ऑफ लेंथ एन सच दैट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स एलिमेंट वाइज डिफरेंसेस बिटवीन द एरे ए एंड परमुटेशन बी इज मैक्सिमाइज्ड। सो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि तुम्हें एक एरे दे रखा है, एक एरे दे रखी है एन लेंथ की। लेट्स सपोज 1 2 3 4, ये हमें 4 लेंथ की एरे दे रखी है। ठीक है, और बी को हमें क्या बनाना है, परमुटेशन बनाना है। फाइंड द परमुटेशन बी। हाँ, तो एक एरे बी बनाना है एन लेंथ का जो कि परमुटेशन हो 1 से n तक का। ठीक है, और लेट सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया 4 3 2 1, तो ये हमारा बी एरे बन गया और ये ए वाला गिवन है हमें। तो हमें क्या करना है, बी वाले एरे को इस तरह से बनाना है कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हो, तो इसके बीच के डिफरेंस क्या आएंगे, 4 - 1 3। आई थिंक एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहा हो, कोई भी डिफरेंस हो, मतलब डिफरेंस लेना हमें, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। और पहले वाले में ये ले रखे हो तो इसमें भी ये लेना। ठीक है, ओके। खैर हमें वो डिफरेंसेस नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ एरे प्रिंट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना है कि जो डिफरेंसेस आए वो डिस्टिंक्ट हो, पेयर वाइज डिस्टिंक्ट हो और वो मैक्सिमम हो। डिस्टिंक्ट नंबर जो होंगे उसमें मैक्सिमम हो। जैसे इसमें 4 - 1 3 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 2 - 3 1 हो गया और 1 - 4 3 हो गया। तो इसमें हमें हमारे जो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट बनेंगे वो 2 बनेंगे, पेयर वाइज डिस्टिंक्ट। और यही ऑप्टिमल वे होगा इसको अरेंज करने का। पहले तुम इसको सॉर्ट कर लो। ठीक, सॉर्ट करने के बाद जो छोटा नंबर है उसको सबसे बड़े वाला असाइन कर दो, फिर उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट को सेकंड लार्जेस्ट असाइन करो एंड ऐसे ऐसे अरेंज कर देना। ठीक है, जैसे कि 5 तक हो, 1 2 3 4 5। तो हमें क्या करना है कि 1 वाले को 5 देना है, और 2 वाले को 4, 3 वाले को 3 वाले को 3 देना है, 4 वाले को क्या देना है, 2 देना है, और 5 वाले को 1 देना है। ठीक, तो यही एक ऑप्टिमल वे होगा जिसमें कि हम मैक्सिमम पेयर वाइज डिस्टिंक्ट बना सकते हैं। बट हमें सॉर्ट करना है कैसे? सॉर्ट करोगे तुम इसको पेयर्स के साथ स्टोर करके। पेयर में क्या स्टोर करोगे, एरे ऑफ आई और उसके इंडेक्स को, एरे ऑफ आई एंड उसका इंडेक्स। ठीक, और उसके बाद सॉर्ट करना है और फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो वैल्यू दे देनी है। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया। काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम था, इसको क्या ही डिस्कस करना है। चलो इसका कोड देख लेते हैं। तो ये है इसका सिंपल सा कोड। मैंने एरे इनपुट में लिया है, उसके बाद मैंने वेक्टर ऑफ पेयर बनाया है जिसमें मैंने एरे ऑफ आई एंड आई का पेयर बना लिया है। आफ्टर दैट आई हैव मेड एन वेक्टर ऑफ साइज n, जो कि हमारा आंसर एरे है बी एरे। फिर मैंने v को सॉर्ट कर लिया है, जो गिवन एरे है उससे मैंने पेयर वाइज मतलब पेयर्स बनाए हैं इंडिसेस का, उसको सॉर्ट करके और फिर n से स्टार्ट किया। ठीक है, और फिर मैं 1 तक गया हूँ। ठीक, ऑब्वियसली 1 पे जाकर रुकेगा और फिर प्रिंट कर दो आंसर। ये था सिंपल सा प्रॉब्लम ए। चलो प्रॉब्लम बी देखते हैं। प्रॉब्लम बी, ज़ोर पैलिंड्रोम्स। आई थिंक सी वाला ज़्यादा इजी था इससे, बी वाला थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा सा अजीब था। यू आर गिवन है बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन। ठीक है, हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है एन लेंथ की। ठीक है, अ नंबर एक्स इज कॉल्ड गुड इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइनरी स्ट्रिंग एल ऑफ लेंथ एन कंसिस्टिंग ऑफ एक्स वंस। ठीक है, सच दैट if the symbol SI is replaced with the SI's or LI, then the string S is palindrome। तो ठीक है, आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगा। नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है बाइनरी स्ट्रिंग एन लेंथ की। ठीक, दैट सपोज 1 0 1 0 1 1। ये हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है इनपुट में, और हमें जनरेट करना है n+1 साइज़ का एरे। ठीक, n+1 लेंथ की एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है। n+1 यहाँ यहाँ ये और ये n+1 लेंथ की हो गई है। अब इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें ये बताना है कि
मान लो 2 दे रखा है, तो हमें हर इंडेक्स के लिए आंसर जनरेट करना है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। वो कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि मान लो 2 है, तो हमें एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें 2 1s हो एग्जैक्टली, ठीक है, 2 1s हो। 2 पे तो आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, नहीं 3 पे करेगा, सॉरी 2 पे करेगा आंसर, ठीक है। तो मान लो कि मैं 2 0 वाले आंसर ले लेता हूँ, कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक, आंसर स्ट्रिंग एग्जैक्टली 2 1s होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो इसमें क्या हो सकता है 2 के लिए 0 1 0 1 ये हो। तो अगर मैं 0 1 0 1 0 0 ये ले लूँ और फिर क्या करूँ, इसका ज़ोर करना है, ठीक, इन ये वाली स्ट्रिंग का इसके साथ ज़ोर करना है। तो ये ज़ोर करने पे क्या आएगा, ये वाला हमारा 0 दे देगा, सॉरी डिफरेंट पे 1 देता है ना ज़ोर, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 1। तो अगर ये वाली स्ट्रिंग जो है ये पैलिंड्रोम बन रही है, तुम्हें सिर्फ 2 0 अरेंज करने हैं। जैसे यहाँ पे एक ये 0 है, सॉरी 1s, एक ये 1 है, तो हमें इस वाले स्ट्रिंग में कहीं भी 2 1s को रखने हैं इस तरह से कि ज़ोर लेने पे पैलिंड्रोम बन जाए। अगर वो बन रहा है तो 2 के लिए हमारा आंसर 1 होगा। नहीं बन पा रहा है कहीं भी रखने पे, इन 2 1s को तुम कैसे भी अरेंज करो और वो पैलिंड्रोम नहीं बन पा रहा है ज़ोर लेने पे, तो 2 के लिए हमारा आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह हमें 3 के लिए 4 5 हर नंबर के लिए फाइंड करना है आंसर, ठीक है। तो अभी तक मैंने सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाई है, तो आई होप ये क्लियर होगा कि प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है। अब चलते हैं इसके अप्रोच की तरफ कि करना कैसे है। तो एक बात बताओ, देखो मुझे क्या करना है कि एग्जैक्टली x नंबर ऑफ जीरोज़ सॉरी 1s रखने हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 1s रखने हैं। तो मैं ऐसे डिस्कस करता हूँ जैसे मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम सोचा था। तो मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम जैसे अप्रोच किया था वो ये है कि मैंने n+1, जैसे मान लो इसी के लिए मैं देखूँ फर्स्ट वाले के लिए, तो मेरे पास 6 दिया है, तो मैं 7 इंडिसेस बना लूँगा, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे 7 इंडिसेस हो गए जिसके लिए मैं आंसर निकालना है मुझे 0 1 2 3 4 5 और 6। इन इंडिसेस के लिए मुझे आंसर निकालना है कि क्या ऐसी स्ट्रिंग बना सकता हूँ जिसमें एग्जैक्टली इतने 0s 1s हों और उसका मैं ज़ोर लूँ इसके साथ, तो मेरा पैलिंड्रोम बन जाए, ठीक है। बात बताओ, 0 है मीन्स क्या है, मुझे सारे 1s रखने हैं, सारे 1s रखने हैं, ठीक है, 0 1 1 0 1 1। मुझे क्या करना है, इसमें सारे 1s रखने हैं, सारे 1, ठीक, और फिर ज़ोर लेना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी स्ट्रिंग ये वाली पहले से पैलिंड्रोम होगी तभी मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा 0 के लिए? क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि इसका लोगे तो ये तुम्हारा मतलब बेसिकली ये फ्लिप हो जाएंगे जो है ना, ये 0 के लिए सारे 1s होंगे, तो ये वाले जो नंबर्स होंगे ना, मतलब ये वाले स्ट्रिंग के जो बिट्स होंगे वो फ्लिप हो जाएंगे एक तरह से। तो वो 1 वाले 0 हो जाएंगे, 0 वाले 1 हो जाएंगे, तो उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर वो इनिशियली पैलिंड्रोम होगा तभी वो मीन्स चेंज तो होगा नहीं उसमें कुछ। तो मैं ये कह सकता हूँ 0 के लिए तो हमारा एक केस अलग से हो जाएगा, ठीक है। 0 के लिए हमें अब नहीं सोचना है, अगर वो पैलिंड्रोम है इनिशियली तो इसके लिए हम 1 रखेंगे, नहीं तो 0 रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 के लिए सॉल्व हो गया। अब बचे हुए इंडिसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो उसको सोचते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पैलिंड्रोम चाहिए, इसको मुझे पैलिंड्रोम बनाना है, ठीक है, इसको मुझे पैलिंड्रोम बनाना है। पैलिंड्रोम तो ये इवन है अभी तो, ठीक है, इसको मुझे पैलिंड्रोम बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं पहले क्यों ना ऐसे देख लूँ कि मुझे कुछ नंबर्स ऑफ 1s यहाँ पे अरेंज करके और 0s मुझे इसको पैलिंड्रोम बनाना है। तो पहले मैं चेक कर लूँ कौन कौन से इंडिसेस हैं जो मुझे पैलिंड्रोम ना बनने में दिक्कत दे रहे हैं। जैसे कि सेकंड वाला ये है और ये है, ठीक है, ये दोनों इंडिसेस जो हैं ये मेरे स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनने से रोक रहे हैं, ठीक है। और मुझे मान लो कि मुझे 4 1s रखने हैं, मैं 4 के लिए आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 के लिए तो हमारा आंसर हो गया, इसमें क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो यहाँ पे 0 के लिए हमारा आंसर 0 होगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, और इसके करस्पॉन्डिंग में ये 1 है, क्या है, ठीक है, 1। तो ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो क्या मैं इधर 1 रख सकता हूँ? अगर मैं दोनों जगह 1 रख दूंगा तो ये भी फ्लिप हो जाएगा और ये वाला भी फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं जो इंडिसेस मेरे पैलिंड्रोम बनने से रोक रहे हैं
बेसिकली जो राइट हाफ में अपने रेस्पेक्टिव इंडेक्स के इक्वल नहीं है, मैं उनमें से किसी एक ही पोजीशन पे 1 रख सकता हूँ। ऐसा मैं कह सकता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे 1 रखूँगा तो इधर मेरे को 0 रखना पड़ेगा, तभी ये पैलिंड्रोम बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है 1 रह जाएगा और ये वाला फ्लिप हो जाएगा 1 रखने पे। तो ये इन दोनों पोजीशंस पे मेरे पास कितने ऑप्शन है? एक ऑप्शन है इन दोनों पे मेरे पास एक ऑप्शन है। और बाकी पोजीशंस क्या है, जो पहले से ही वो इक्वल है राइट साइड के, तो मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो क्या मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ? रख सकता हूँ भाई। तो ये है कंडीशन कि अगर जो मेरे पैलिंड्रोम में पहले से मतलब इक्वल है, ये वाला अपने राइट रेस्पेक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे या तो 0 भी रख सकता हूँ या तो 1 भी रख सकता हूँ। बेसिकली लेफ्ट हाफ की सिर्फ बात करें तो इन पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए इधर मत देखो, इसको मत देखो। एक मिनट क्लियर डायग्राम बनाता हूँ एक बार। 1 0 1 0 1 1 ये है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो कितने 1 रख सकता हूँ इस इंडेक्स के लिए? एक ही 1 रख सकता हूँ, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। इसके लिए भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक मैं इधर भी रख सकता हूँ और इधर 0, या फिर मैं यहाँ पे एक 1 रखूँ, यहाँ एक 1 रखूँ। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। इधर का मैं देख ही नहीं रहा हूँ, इधर से मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है कि मेरे काउंट कितना आ रहा है। मेरा काउंट है यहाँ पे 2 ऐसे इंडेक्स है जो मेरे को दिक्कत दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को 2 1 तो रखने ही पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि मुझे इन दोनों को फ्लिप करना है। एक 1 यहाँ, एक 0 यहाँ, या फिर मान लो कि ये दोनों दिक्कत दे रहे हैं, तो मेरे को या तो यहाँ एक 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 0 रखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे एक 0 रखूँ, यहाँ एक 1 रखूँ। तो जितने मेरे काउंट होंगे उतने तो मेरे को 1 रखने ही पड़ेंगे कैसे भी। ठीक है, उन इंडिसेस पे जहाँ पे मेरी दिक्कत दे रहे हैं, है ना। या तो इधर रख दो या फिर इधर रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी 2 पोजीशंस पे, मतलब यहाँ पे काउंट हुआ ना, तो जो दिक्कत दे रहे हैं उन पे या तो यहाँ रखो या तो यहाँ पे रखो। 1 रखना ही रखना है इस पर। ठीक है, अब बचे हुए पोजीशंस का क्या? तो इन दोनों पे तो हमारे पास एक एक ऑप्शन है भाई। हाँ, तो अब आंसर कैलकुलेट करते हैं। अब तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 के लिए हमारा आंसर 0 था। अब एक बात बताओ, क्या मैं मान लो मैं 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ आंसर, 1 के लिए। ठीक, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 के लिए मेरा आंसर तो निकल चुका है। अब मैं 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है इस स्ट्रिंग में कि मैं एक 1 रख दूँ? क्योंकि देखो मेरे को ये तो दिक्कत दे रहा है भाई। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं सिर्फ एक सिंगल 1 कहीं पे रखूँ, बाकी 0s हो, तो ये पैलिंड्रोम बन जाए? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मुझे इन दोनों पोजीशन के लिए 1 1 लेने ही पड़ेंगे। या तो इधर एक के लिए 1 लूँ या तो इधर लूँ। तो 1 के लिए हमारा आंसर 0 हो जाएगा। अब 2 के लिए आंसर देखते हैं। तो क्या मैं 2 के लिए आंसर निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकता हूँ। इन दोनों पोजीशंस पे 1 रख दो, और जो पैलिंड्रोम है पहले से, मतलब जो इक्वल है, उनके लिए तो हमारे पास सारे ऑप्शन है कि 0 रखो 1 रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 1 रखूँगा तो इधर मेरे को 0 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे तो 0 1 कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख देंगे। 2 1 लगा के हमारे पास पैलिंड्रोम बन जाएगा ये। ठीक है, तो 2 के लिए हमारा आंसर होगा यस, पैलिंड्रोम बन सकता है। अब 3 के लिए देखो, 3 के लिए क्या पॉसिबल है? 3 के लिए पॉसिबल है, 2 तो रखना ही पड़ेगा, ये तो रखना ही रखना है भाई। अब मुझे इसके अलावा एक और 1 रखना है कहीं पे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे 1 रख दूँ या फिर यहाँ 1? अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा यहाँ पे, तो ये वाला फिर से वापस फ्लिप हो जाएगा, तो ये पैलिंड्रोम नहीं बन पाएगा ये। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये 1 1 0 हो जाएगा ना, और फिर ये 1 रखूँगा यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। तो 3 के लिए भी हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली 1 कर सकता हूँ, बट अलग अलग 1 नहीं कर सकता। तो 3 के लिए भी हमारा आंसर नहीं एग्जिस्ट कर रहा भाई। 4 के लिए देखते हैं। 4 के लिए हम कर सकते हैं, एक 1 यहाँ लगा दो, एक 1 यहाँ लगा दो। ठीक है, इनके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इनको तो वैसे ही रखना है जैसे है ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक 1 लगा दो। तो 4 के लिए हमारा आंसर हो गया यस, वी कैन डू दिस। और 5 के लिए तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो बस हमें यहीं रुक जाना है। तो बाकी सारे हमारे 0 हो जाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रॉब्लम को हम अप्रोच कर रहे हैं, थोड़ा इंट्यूशन बनने लगा होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें पहले ये काउंट कर लेना है
कि कितने मेरे इंडिसेस हैं। अब दो केस बनेंगे, देखो, या तो हमारी स्ट्रिंग ऑड लेंथ की होगी या फिर इवन लेंथ की होगी। चलो ऑड वाला भी डिस्कस कर लेता हूँ, या फिर पहले इवन वाला कर लेते हैं। तो पहले इवन लेंथ वाले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये हमारा इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ इवन है 6 है, ठीक है। और मुझे आंसर कैलकुलेट करना है 0 से लेके कितने तक के लिए, 6 तक के लिए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ इवन होगी, ऑड की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, इवन होगी सिर्फ, तो मान लो मेरा काउंट यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो 2 के बाद, क्योंकि मुझे इनको तो 1 रखना ही है, तो 2 से मैं स्टार्ट करूँगा, बाकी सारे 0 होंगे। 0 के लिए हमारा केस अलग होगा कि वो अगर इनिशियली पैलिंड्रोम है तो हमारा पे 0 पे 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जितना काउंट मिला है हमारा उतने तो रखने ही, उससे कम तुम रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि फिर वो ये वाले पैलिंड्रोम बन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जितना काउंट है वहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, इतने मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ से 1 कर दूंगा, उसके पहले सारे 0 हो जाएंगे। मान लो मेरा काउंट 4 आता या फिर 3 आता, तो मैं 3 से स्टार्ट करता 1, बाकी सारे 0 होते पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काउंट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के लिए हमारा आंसर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही इंडिसेस है जो दिक्कत दे रहे हैं। उनको अगर मैं 1 कर दूंगा तो बाकी सारे 0 होंगे या फिर 1 होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा 2 में। इसके अलावा जब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ इवन है, तो बात बताओ, इधर मैं 1 रखूँगा तो इधर भी मुझे 1 रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हर इंडेक्स के लिए हमारी जो होगी, एटलीस्ट मुझे 2 1 रखने होंगे हर इंडेक्स के लिए, इन दोनों को छोड़ के। 3 होते मान लो तो 3 1 हो गए ये, इनको छोड़ के हर के लिए मुझे 2 2 1 रखने पड़ते, ठीक है। क्योंकि एक इधर 1 रखूँगा तो इधर भी रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक वाली बिट जो होगी वो फ्लिप हो जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो काउंट है उसके बाद में यहाँ पे 2 आ रहा है, काउंट 2, ठीक, 2। तो 2 के बाद मुझे मेरा आंसर जो है वो 4 पे मिलेगा, मुझे 4 पे मिलेगा। 4 पे क्यों मिलेगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे इस वाले इंडेक्स के लिए मुझे 2 रखना है, और मुझे सिर्फ इस पार्ट में देखना है, बेसिकली n/2 में देखना है कि मैं कितने रख सकता हूँ। तो हमारे पास इधर एक इंडेक्स है, तो इसके लिए तो ये है नहीं हमारा। इन दोनों के लिए तो हमने आंसर निकाल लिया 2, बचा हुआ एक है, इसके लिए 2 रख सकते हैं। अब मान लो एक और होता जो कि पैलिंड्रोम होता है, ये होता 0 ही होता, तो इसके लिए हमारा 2 आगे आंसर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मुझे इसके लिए 2 और 1 ऐड करने होंगे। तो 4 पे होगा, तो 4 पे हमारा 1 हो जाएगा, है ना, बाकी 0 होंगे। और मान लो एक और होता है इधर, तो फिर नेक्स्ट आंसर जो है वो मेरा 6 पे एग्जिस्ट करता है, 6 पे, क्योंकि मुझे इसके लिए इधर भी 1 रखना होता है, इधर भी 1, तो 2 हो जाएंगे हमारे 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 के लिए नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा, 6 1 रखने पड़ेंगे हमें। तो आई होप इवन लेंथ के लिए तो बिल्कुल आंसर क्लियर होगा, इतना तुम कोड कर सकते हो खुद से। अब डिस्कस करते हैं जब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ ऑड होगी, उस केस में क्या होगा। चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, ये सही लग रहा। 1 0 0 1 0 0 0 1 1। तो ऑड वाला केस थोड़ा सा अजीब सा था, इसको ध्यान से सुनना। हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 9 है, इसमें भी वही करना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। 9 है तो कितने हो जाएंगे इधर, 4 हो जाएंगे, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। अब क्या करना है, मुझे आंसर निकालना है 0 से लेकर 10 तक के लिए, ठीक, कुछ नंबर्स होंगे। कुछ स्टार्टिंग हम ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 0 के लिए तो हमारा वही होगा कि अगर पैलिंड्रोम है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। 0 के लिए हम छोड़ देते हैं इसको भी केस, ये क्या हमारा पैलिंड्रोम है, नहीं है। अब हम वही काम करेंगे, पहले काउंट निकालेंगे कितने हमारे दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हमें इसको पैलिंड्रोम बनाना है। तो ये वाला दिक्कत दे रहा है और ये वाला इंडेक्स दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा काउंट जो है ना वो 2 आया, इसमें हमारा काउंट 2 आया। तो मिनिमम हमें 2 1s तो रखने ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इसको 1 रखोगे, इसको 0 रखोगे, तभी एक बिट फ्लिप होगी और वो पैलिंड्रोम बनेगा। और इसको 1 रखोगे, इसको 0 रखोगे, तो इसमें भी हमारा आंसर तो 2 से ही एग्जिस्ट करना शुरू होगा, ठीक है ना। तो 2 से हमारा आंसर एग्जिस्ट करना शुरू होगा, पहले सारे 0 होंगे। अब इस केस में देखो एक चीज़ और हो सकता है, क्या मैं 3 के लिए आंसर बना सकता हूँ? ऐसा हो सकता है कि मैं 3 1 रखूँ और फिर उसका जोर लेने के बाद ये पैलिंड्रोम रहे। इसका देखो बीच में एक नंबर है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसका ना लेफ़्ट है ना राइट है, ये अपना अकेला है, ठीक है।
तो अगर मैं 2 1s रख दूँ यहाँ इसको तो रखना ही है, और अगर मैं 1 1 यहाँ भी रख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये फ्लिप हो जाए ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो 3 1 के लिए हमारा आंसर सजेस्ट करेगा, ठीक है ना। 4 के लिए तो कर ही सकता है, क्योंकि देखो इनके पास तो दो ऑप्शन है, केस तो वही रहेगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 और 4 के लिए तो आंसर सजेस्ट करेगा ही करेगा। तो इसके लिए 4 हो गया, और एक और है, तो इसके लिए नेक्स्ट हमारा आंसर सजेस्ट करेगा 6 पे, ठीक है ना। और क्या हम 5 के लिए बना सकते हैं? हाँ देखो जितने नंबर्स हैं ना, ये जहाँ तक बन रहा है उसमें बस बीच में हम सारे बना सकते हैं इसका फ़ायदा उठा के। तो 3 के लिए भी कर रहा है, 2 से 4 के बीच में, 2 के बाद हमारा जंप आ रहा था इवन में 4 पे, और एक बीच वाले का फ़ायदा उठा के हम 3 का भी बना सकते हैं। उसी तरह हम 4 के बाद 6 पे जंप मारेंगे इवन में, और यहाँ एक बीच में है तो इसका फ़ायदा उठा के हम 5 1s भी डाल सकते हैं, यहाँ भी आंसर होगा। तो 6 पे हमारा आंसर 1 होगा, और इसके आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों हमने यूज़ कर लिया है, ये और ये, क्योंकि खाली थे दो ऑप्शन वाले, तो बाकी सारे 0 होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? इनिशियली पैलिंड्रोम था नहीं तो ये भी 0 होगा, 0 0 0 0, देखो ये 0 0 और फिर लास्ट के 2 1s होंगे, है ना। और बाकी सारे तुम्हारे वो हो जाएंगे, 6 तक तुम्हारा होगा 1, क्योंकि हमारा 6 तक के आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 7 के लिए बना सकते हैं क्या? 7 के लिए बना सकते हैं। हमने 6 रखा है, 6 के बाद 6 तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, 6 एक और बना सकते हैं। देखो 6 तो हमने यहाँ रख दिया, ये सारे रख दोगे तब भी हो जाएगा। नहीं, ये वाले को छोड़ के, तो ये 4 1 इधर, 2 1 इधर, 6 हो गया, और एक यहाँ भी रख सकते हैं। तो 7 के लिए भी हमारा आंसर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो टोटल 1 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 1s होने चाहिए इसमें। क्या इसमें 6 1s है? 1 2 3 4 5 6 1s है, ठीक है। तो इस तरह हमें आंसर निकालना है इसमें। आई होप प्रॉब्लम क्लियर होगा कैसे करना है इसको। चलो कोड देखते हैं इसका। देखो पहले मैंने एक बना रखा है फंक्शन, जो कि बताएगा मुझे कि ये स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ठीक है। ये तो कर ही लोगे। अब देखते हैं मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले मुझे जो है आंसर निकालना है 0 के लिए, ठीक है। और ये तो कंडीशन ऐसे ही है कि मान लो कि ऑड होगा और हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो उसमें सारे के लिए ही आंसर एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि मैंने बताया उसमें कि पहले से पैलिंड्रोम है ना, तो हर के लिए हमारे पास 2 2 ऑप्शन होंगे, सारे के लिए 2 2 ऑप्शन होंगे। तो हम 0 से लेके ना n तक सारे ही बना सकते हैं। तो ये वो कंडीशन था, वो कॉन्टेस्ट के टाइम मैंने इतना सोचा नहीं था, तो ये लगा दिया था। फिर मैंने एक आंसर बना लिया स्ट्रिंग, जो कि इनिशियली सारे 0 है। फिर काउंट निकाल लिया। काउंट क्या है? काउंट वो है जो कि लेफ़्ट राइट इक्वल जहाँ पे नहीं है, वो पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। अब अगर पैलिंड्रोम है तो फिर 0 वाला 1 होगा, और अदरवाइज 0 होगा, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें यहाँ पे, कहाँ है तो वहाँ पे। तो 0 इंडेक्स के लिए अगर हमारा इनिशियली पैलिंड्रोम है तो हमारा आंसर 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। मैंने भी डिस्कस किया था वो 1 से मैं आंसर कैलकुलेट करना है इधर। तो 2 केस बनेंगे, एक तो या तो इवन होगा तो क्या करोगे? इवन होगा तो 0 से तुम n-2 तक चलो, n/2 माइनस काउंट तक। n/2 माइनस काउंट क्यों हुआ, चलो ये भी देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है कि हमारा जो स्ट्रिंग है ना, ये है 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। बी n माइनस काउंट के लिए मैंने पूरा एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोड में, मैं क्या किया हूँ। तो देखो n माइनस काउंट के लिए, देखो पहला ही टेस्ट केस अगर मैं ले लूँ 0 1 1, ठीक है ना, तो ये दोनों पे तो हमें 1 रखना ही है। तो ये टोटल हमारा n/2 है ना, ये n/2 है, और ये हमारा काउंट है, ये काउंट है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ इसमें से, तो मेरे पास वो बच जाएंगे जिसके लिए हमारे पास 2 2 ऑप्शंस हैं, वो बच जाएंगे। तो इसलिए मैंने उन सब के लिए क्या किया, आंसर में 1 एग्जिस्ट कर दिया और 2 2 का जंप मार लिया इसमें, ठीक है। तो ये तो क्लियर होगा। और वही काम हमें इवन में करना है, बस इसमें +1 कर देना है, क्योंकि जैसे कि उसमें देखा था ना 6 तक था, तो हमारा 7 के लिए भी आंसर एग्जिस्ट कर रहा था। 4 के बाद हमने 6 पे जंप मारा, उसके बाद एक और ले सकते हैं मिडिल वाला, तो 7 के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो +1 लेना है, और इसमें एक एक का जंप मारेंगे हम, और फिर 1 होगा। बाकी इनिशियली जो 0 थे वो तो 0 होंगे, और आंसर प्रिंट कर देना है। तो ये था प्रॉब्लम बी, थोड़ा सा ये सोचने वाला प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने टाइम दिया इसको। अब देखते हैं प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम जो है वो इंटरैक्टिव प्रॉब्लम थी,
और काफ़ी इजी था ये वैसे देखा जाए तो। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो स्लैंग क्या लिखा है ये, whatever, give Alice to a set S of n distinct integers। बेसिकली क्या है कि हमें n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स के सेट दे रखे हैं और ये सेट सॉर्टेड भी होगा। देखो ये दिया है सॉर्टेड है, उसका कोई यूज़ नहीं है वैसे, चाहो तो सॉर्ट भी कर सकते थे, हाँ कर सकते हो। तो हमें बेसिकली क्या है कि n लेंथ की एक एरे दी हुई है बेसिकली, ठीक है, स्ट्रिंग दी हुई है, सॉरी एरे दी हुई, सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए। तो अगर एलिस डिसाइडेड टू प्ले अ गेम विद सेट विथ अगेंस्ट बॉब, तो एलिस भैया जो है हमारे वो बॉब के साथ गेम खेल रहे हैं इसमें, ठीक है। एलिस जो है बॉब के साथ गेम खेल रहे हैं इन नंबर्स के साथ। अब गेम खेल रहा है तो कुछ रूल्स भी होंगे, तो रूल्स दिए रखे हैं यहाँ पे। एलिस पहले स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एलिस पहले स्टार्ट कर रहा है, ये चीज़ है। अब क्या हो रहा है कि इन वन मूव एलिस एड्स वन नंबर एक्स टू द सेट। जो हमें नंबर्स के सेट दे रखे हैं इसमें एलिस एक नंबर इंसर्ट करता है एक्स, और वो नंबर जो है वो सेट में पहले से नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। तो एलिस जो भी नंबर एक्स डालेगा वो नंबर पहले से इस सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन ये हो गई। एलिस पहले स्टार्ट कर रहा है और नंबर डाल रहा है जो कि एक्स में नहीं होना चाहिए सेट में। फिर बॉब का बारी आया, बॉब रिमूव्स वन नंबर वाई फ्रॉम द सेट। देखो बॉब क्या कर रहा है ना, एक नंबर को रिमूव कर रहा है जो कि पहले से सेट में है, और बॉब जो नंबर रिमूव करेगा क्या है, एडिशन स्ट्रिक्टली स्मॉलर दे रखा, ठीक है। तो वो नंबर जो है स्ट्रिक्टली स्मॉलर होना चाहिए एक्स से, जो कि बॉब ने लास्ट मूव में अपने ऐड किया था, ठीक है। लास्ट नंबर एडेड बाई एलिस, सॉरी एलिस ने जो लास्ट मूव में ऐड किया था ना एक्स, तो जो बॉब रिमूव करेगा वो उससे छोटा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्मॉलर, ठीक है। ये भी समझ आ गया। द गेम एंड्स व्हेन द बॉब कैनॉट मूव और आफ्टर 2n+1 मूव्स। तो बॉब का जो मूव खत्म हो जाएंगे, मतलब वो कोई भी स्मॉलर नंबर नहीं होगा जो कि एक्स से छोटा हो, मतलब जो एलिस ने नंबर डाला था उससे कोई छोटा नंबर प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो वो क्या रिमूव करेगा, तो उस केस में गेम खत्म हो जाएगा। या फिर दोनों ने मिल के 2n+1 मूव चले होंगे। देखो ये चीज़ जो है ना, ये मैक्सिमम मूव से रखे हैं, क्योंकि एक बार ये चलेगा, एक बार ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, तो बेसिकली हमारे पास 2n+1 मूव्स हो जाएंगे। ये मैक्सिमम मूव्स हैं, सारे मूव चल लिए तो फिर गेम खत्म हो जाएगा। ये कंडीशन भी समझ आ गई, ये भी हो गया। देखो क्या है ना कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है, कोड करने से पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है, तो समझते हैं इसको पूरी तरह। अब क्या है, रिजल्ट ऑफ द गेम इज़ द मैक्स ऑफ एस एट द एंड ऑफ द गेम। तो हमारा जो सेट है ना, इसमें एलिस नंबर डाल रहा है, बॉब रिमूव कर रहा है, एलिस डाल रहा है, रिमूव कर रहा है। ऐसे के बाद जो लास्ट में जो हमारा सेट बचेगा ना, उसका जो मैक्स होगा, मैक्स आई होप तो आप लोग पता होगा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि एरे में प्रेजेंट नहीं है वही होता है मैक्स। तो फाइनल सेट का जो मैक्स होगा ना वो हमारा आंसर होगा। और एलिस जो है वो मैक्सिमाइज़ करना चाहता है और बॉब जो है मिनिमाइज़ करना चाहता है, ठीक है। ये थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए पता है क्या है, तुम 2-3 टेस्ट केसेस ड्राई रन कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा क्या करना है इसमें। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब इंटरेक्शन ऐसा है कि तुम एलिस हो, तुमने मान लो कि सेट में डाल दिया 6, तो जो ऑप्टिमल मूव होगा ना वो तुम्हारा बॉब चलेगा और जो नंबर रिमूव करेगा वो तुम्हें बता देगा इंटरेक्शन, ठीक है। ये इंटरेक्शन है ज्यूरी के साथ। मान लो तुमने 6 डाला सेट में, तो बॉब ने मान लो 5 रिमूव किया, तो आउटपुट में 5 दे देगा, ठीक है। ऐसे गेम चल रहा है इसमें इंटरेक्शन वाला। चलो इसको देखते हैं, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7। अब एक बात बताओ, एलिस जो है वो भी ऑप्टिमल खेल रहा है, बॉब जो है वो भी ऑप्टिमली खेल रहा है। ये गेम को बढ़ाना चाहता है मैक्स को, ये मैक्स को कम करना चाहता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, देखो इस एरे का जो मैक्स होगा वो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली इस एरे का मैक्स 0 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमेशा जो होगा वो मैक्स से स्टार्ट करना ऑप्टिमल होगा, क्योंकि उससे बड़ा जो होगा, मान लो मैं 4 से स्टार्ट कर देता हूँ इसमें, या फिर 8 से, क्योंकि मैं देखो अगर मैं एलिस हूँ, मैं 8 से स्टार्ट कर दूँ तो मैंने इसमें 8 डाल दिया, तो बॉब इसको रिमूव कर देगा। तो अगर मान लो मेरे बाद में 8 मैक्स बन रहा होगा तो फिर वो इसको रिमूव कर देगा, इसको रिमूव कर देगा, तो मेरे को ज़्यादा ऑपरेशंस लग जाएंगे और हो सकता है मैं मैक्स जो मैक्सिमम बन रहा है वो ना बना पाऊँ। तो मेरे को जो करंट मैक्स है ना उसी से स्टार्ट करना है, वो ज़्यादा ऑप्टिमल होगा। तो सपोज़ करो कि मैंने 0 मैक्स है यहाँ पे, ठीक है, मैक्स 0 है, तो जो इनिशियल मैक्स होगा ना उसको मैंने डाल दिया, क्योंकि जो मैक्स होगा वो डालने के बाद उसका जस्ट नेक्स्ट बन जाएगा या फिर उससे बड़ा ही नंबर बनेगा।
तो क्या हो सकता है, क्योंकि देखो ये मैंने मैक्सिमम मैक्स उठाया है, ये मैक्सिमम पॉसिबल मैक्स है अभी करंट। तो अगर मैं इसको डालूंगा ना तो हो सकता है बॉब अगले में इसको रिमूव कर दे, ठीक है। इसको रिमूव करेगा तो भी तो मैक्स तो यही रहेगा ना, ठीक है। तो इस वजह से हम मैक्सिमम जो मैक्स करंट मैक्स होगा हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका देखो अभी समझ आ जाएगा। करंट मैक्स 0 था हमारा, तो पहले एलिस ने क्या किया, 0 इंसर्ट कर दिया इसमें, ठीक है। अब इसका मैक्स क्या हो गया, अब देखो अब बॉब की बारी आई। तो बॉब को क्या करना है, इसने जो लास्ट नंबर डाला है ना एलिस ने, उससे छोटा रिमूव करना है। तो छोटा तो इसमें है ही नहीं भाई, तो यहीं पे गेम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और जो अब इसका मैक्स होगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया, इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, देखो 4 4 4, देखो ये 4 है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 7 57, 5 7 57 लेते हैं, ठीक है। 5 ले लिया, 7 ले लिया एंड 57 ले लिया। तो हम क्या करेंगे ना, इसका मैक्स निकाल लेंगे। मैक्स इसमें भी 0 ही आ जाएगा, तो ये भी पहले स्टेप में टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो 0 1 2 ले लेते हैं, 0 1 2। अब बताओ इसका मैक्स क्या है, इस एरे का मैक्स क्या है। पहले एलिस को चल रहा है और वो मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। इसका मैक्स करेंटली 3 है, तो हम 3 डाल देंगे पहले, ठीक है। हमने सेट में 3 डाल दिया, ठीक। मैक्स हो गया 4। खैर इस पर हमें ध्यान नहीं देना अभी। अब क्या है, बॉब को इससे छोटा नंबर रिमूव करना है। तो बॉब के लिए ऑप्टिमल क्या होगा, ऑप्टिमल होगा कि वो ये वाला नंबर रिमूव करे, ठीक। तो बॉब ने 2 रिमूव कर दिया, तो तुम्हें आउटपुट में 2 मिल जाएगा। इसमें तुमने इसमें 3 डाला ना, तो इसमें 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। देखो अब 2 मिल गया ना, तो तुम क्या करोगे, फिर से उसने 2 को रिमूव किया ना, तो तुम फिर से 2 डाल दो इसमें। तो फिर से तुमने 2 डाल दिया। अब क्या करना है उसको, देखो अब 2 रिमूव नहीं कर सकता वो, उसको क्या है अगला रिमूव करना है, क्योंकि उससे छोटा रिमूव करना है, तो उसे जस्ट छोटा रिमूव करेगा वो 1। देन यहाँ पे 1 आया। अब क्या हुआ, एलिस ने फिर चला, एलिस ने क्या किया, 1 डाल दिया दोबारा से। अब बॉब को इसमें 0 रिमूव करना पड़ेगा, 0 रिमूव किया उसने, 0। अब क्या हुआ, इसने फिर से 0 डाल दिया एलिस ने। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, या तो बॉब पिछला साल चल ही नहीं पाएगा क्योंकि 0 से छोटा कोई है नहीं, तो टर्मिनेट हो गया। हमारे पास 0 1 2 3 पड़े, देखो समझ लो ना क्यों ऑप्टिमल है ये, क्योंकि हम बॉब को पुश कर रहे हैं कि वो पीछे की तरफ मूव करे, या तो हमारा गेम टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम मूव्स पड़े हैं, जितने चाहे उतने चल सकते हैं। तो मैक्सिमम उसको बॉब को पीछे पुश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उस मैक्स को बना पाए हम, है ना। तो यही था, इसमें बस सिमुलेट करना था प्रोसेस को। बॉब जो चल रहा है ना, तुम्हें भी एग्जैक्टली वही चलना है जब तक गेम टर्मिनेट ना हो जाए। या तो 2n+1 पर टर्मिनेट होगा, या फिर बॉब कोई मूव ना कर पाए तब टर्मिनेट होगा। वो हमारा जो है जूरी आउटपुट देगा। जैसे यहाँ पे आप -1 दे रहे हैं ना, मतलब गेम टर्मिनेटेड है, ठीक है। तो जो बॉब चल रहा है उसने 2 चला, 2 हटाया, तो फिर से तुम 2 डाल दो, बस यही करना था इसमें। तो इसका कोड देखते हैं, अभी समझ आ जाएगा। बहुत छोटा सा कोड था इसका। ये देखो, पहले क्या किया मैंने, एरे इनपुट ले लिया, फिर उस एरे का मैंने मैक्स निकाल लिया। मैक्स निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, निकाल सकते हो तुम। अब क्या किया मैंने, बॉब को मैक्स बना दिया। बेसिकली ये पहली एलिस की चाल है। तो जब तक मेरा -1 नहीं आता, मतलब गेम टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ये डाल दूंगा, फिर जो बॉब चला उसको मैं इनपुट ले लूँगा, ठीक है। बॉब को मैं चेंज कर दूंगा जो बॉब ने चलाया, और फिर मैं उसी को प्रिंट कर दूंगा इधर आके। जैसे 2 चला बॉब ने, फिर मैं 2 डाल दूंगा, 2 हटाया बॉब ने, फिर 2 डाल दूंगा, फिर बॉब को 1 हटाना पड़ेगा, फिर मैं 1 डाल दूंगा, ठीक है। और बस इतना ही था इसका कोड। आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी क्लियर होगा। तो ये हो गया ABC। अब मूव करते हैं D पे। देखो D जो है ना, थोड़ा सा अजीब सा प्रॉब्लम है ग्राफ का। तो इसको मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम तो नहीं किया था, इसको मैंने अब सॉल्व किया था। एंड इसका लॉजिक मैंने ऐसे बनाया था, बट फॉर्चुनेटली वो चल भी गया था। बट मेरे को E जो है ना वो ज़्यादा ईजी लगा। चलो E को डिस्कस करते हैं। E को आई थिंक स्पेशलिस्ट जो होगा ना वो भी कर लेगा इस प्रॉब्लम को। चलो E को देखते हैं अब E में क्या दे रखा है। कुछ ये इजी वर्जन है, एक हार्ड वर्जन होगा इसका, ठीक है। द ओनली डिफरेंस वर्जन इज, देखो इसमें जो है ना 57 क्वेरीज है हमारे पास ओनली। हार्ड वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, ईजी तो कर ही लोगे तुम इसको, आगे ये समझ आ गया तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। दिस हैज़ गिवन योर पॉजिटिव इंटीजर के, तो हमें एक इंटीजर के दे रखा है, एंड वॉन्ट्स टू प्ले अ गेम विथ यू। तो हमारे साथ ये जो है भाई ये गेम खेल रहा है। ही हैज़ चूजन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, इसने हमें
एन इंटीजर्स का सेट चूज़ किया है, दिया नहीं हमें, चूज़ किया है इसने, अपने पास रखा है। एंड यू मस्ट प्रिंट द ज़ॉर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, तो देखो गेम क्या है इसमें, भाई गेम खेल रहा है हमारे साथ। ये भाई जो है इसने कुछ एरे सेलेक्ट कर रखा है अपने पास, हमें बता नहीं रहा वो क्या है, उसने एरे सेलेक्ट कर रखा है। ठीक, A2 A3 अप टू AN वॉट एवर इट इज़। अब भाई क्या कर रहा है ना कि हमें चाह रहा है कि हम ये बताएं उसको कि सारे नंबर्स का ज़ॉर क्या है। ठीक, तो ये जो एरे होगा ना इसका ज़ॉर हमें एट लास्ट प्रिंट करना है, और हम कुछ क्वेरी कर सकते हैं, उन क्वेरीज़ के थ्रू हमें इसका ज़ॉर निकालना है। ठीक है, पूरे एरे का। अब क्वेरी क्या कर सकते हैं, एक इंटीजर के दे रखा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, के दे रखा है। क्वेरी में हम ये कर सकते हैं कि अगर हम आई क्वेरी करें ith इंडेक्स से, ठीक है, ith इंडेक्स से क्वेरी करें तो हमें जो है आई से लेके i + k-1, मतलब ठीक है ये जो एरे है ना इसमें के साइज़ के सब एरे का ज़ॉर हमें दे देगा वो। इस इंडेक्स के लिए हम क्वेरी करें तो यहाँ से के साइज़ तक के लिए हमें ज़ॉर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेरी कर सकते हैं। और क्वेरी के बाद क्या होगा कि हमारा जो पोर्शन होगा ना ये सब एरे ये रिवर्स हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स रिवर्स हो जाएंगे, इधर वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। बस इतना ही है कि इन क्वेरीज़ के थ्रू हमें 57 क्वेरीज़ के अंदर हमारा आंसर निकालना है। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या है ना, इंटरैक्टिव प्रॉब्लम है ये। तो इंटरैक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कंस्ट्रेंट्स। जब भी इंटरैक्टिव प्रॉब्लम आए कंस्ट्रेंट को पहले देखो, यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं। हमारा जो के एन की वैल्यू है, मतलब जो एरे की साइज़ होगी ना वो के से बड़ी होगी और के स्क्वायर की वैल्यू 2500 से कम होगी, 2500। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि के की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल्स टू 50 होगी, है ना। के की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल्स टू 50 होगी, है ना। तो वर्स्ट केस में n/k की वैल्यू सोचो, क्योंकि मैं के साइज़ के सब एरेज का ज़ॉर मंगा सकता हूँ एक ऑपरेशन में। तो अगर ये हमारा 57 से कम आ गया तो हमारा तो आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर ये सोचो n/k की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो n हमारा जो है इसको मैक्सिमम, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, n की मैक्सिमम वैल्यू रख दो 2500, और k की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो ये जो है ना n हमारा हमेशा k से बड़ा होगा और k स्क्वायर से छोटा होगा, तो पता है इसमें 50 रखोगे तभी इसमें आंसर तुम्हारा वो आएगा। तो हमारा जो मैक्सिमम क्वेरी हमें लगेगी ना वो 50 लगेगी इसके। अगर हम के साइज़ के सब एरेज मंगा लें वर्स्ट केस में, ज़ॉर इनके पहले इस इंडेक्स के लिए कॉल किया, के साइज़ का ज़ॉर मिला, फिर इसका मिला के साइज़ का, फिर इसका मिला के साइज़, हम 50 क्वेरीज में मंगा सकते हैं आंसर। इतना क्लियर है, समझ आ रहा है ये चीज़, ठीक है ना। देख रहे हो कंस्ट्रेंट्स कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं। इससे हमें पता चल गया कि 50 क्वेरीज में हम के सेगमेंट्स के सब एरे मंगा के आंसर निकाल सकते हैं। फिर इसका ज़ॉर मान लो x1 है x2 है, तो हम उन सबका ज़ॉर ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पूरे एरे का ज़ॉर। अब दिक्कत पता है कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी मान लो कि हमें n/k निकालना है ना, n/k। तो ये जो है n मॉड्यूलो k हमारा कुछ बच रहा है, मतलब डिविजिबल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। और हाँ एक चीज़ और देखनी है इसमें, देखो प्रॉब्लम को इसलिए कर रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है कोड करने से पहले। एक चीज़ देखो इसमें दे रखा था, कहाँ गया हाँ ये देखो इस चीज़ पे ध्यान दो, n और k जो है ना हमारे हमेशा इवन होंगे, कोई भी ऑड नहीं हो सकता। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो n मॉड्यूलो k होगा, 11th की मैथमेटिक्स सही है, n मॉड्यूलो k होगा वो भी हमारा इवन होगा, है कि नहीं है। ये इवन है, ये इवन है, तो ये भी हमेशा इवन होगा। कह सकता हूँ, कह सकता हूँ भाई, 11th में जिनने पढ़ी होगी मैथ्स उसको आता होगा ये चीज़, ठीक है। तो हमारे पास जो n मॉड्यूलो k है वो भी हमेशा इवन होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये काम आएगा आगे। अब देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कुछ एरे का साइज़ है ये, ठीक है 10, या फिर एग्जांपल ले लेता हूँ ज़्यादा क्लियर होगा उससे। लेट्स सपोज एरे का साइज़ 10 दे रखा है एंड की वैल्यू 6 दे रखी है, ठीक है ना, 6 दे रखी है, 6 सही होगा, चलो 6 लेते हैं पहले। तो मान लो कि हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एरे है, इसका ज़ॉर हमें निकालना है। और एक टाइम पे हम किसी इंडेक्स से क्वेरी करेंगे तो हमें 6 साइज़ के सब एरे की
कॉन्टीन्यूअस क्वेरी मिलेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं 6 साइज़ की क्वेरी यहाँ से कर लूँ, 6 साइज़ की क्वेरी मैं यहाँ से कर लूँ, इसका ज़ोर मिल गया हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ से 6 मतलब 4 ले लेते, 4 ज़्यादा सही होगा, ठीक है। चलो 4 है हमारी के की वैल्यू। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी मैं मंगा सकता हूँ x1 क्वेरी करके। फर्स्ट इंडेक्स से क्वेरी करूँगा तो मुझे इतने साइज़ की सब एरे का ज़ोर मिलेगा। देन मैं यहाँ से करूँगा क्वेरी 5 से करूँगा तो 4 साइज़ की अगेन मिलेगी। तो ये देखो मैंने क्या किया, 2 क्वेरी के अंदर मैंने निकाल लिया इनका ज़ोर। अब इसका ज़ोर मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि ये के साइज़ परफेक्ट नहीं है। तो इसका ज़ोर मुझे किसी तरह अगर मिल जाए देन हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व है। ये पार्ट तो तुम कोड कर सकते हो, दिक्कत इसी में है बस, ये वाली चीज़ जो है। तो अब इस पे दिमाग लगाते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बात बताओ, मान लो कि जैसे मैंने बताया n मॉड्यूलो के हमेशा इवन होगा, n मॉड्यूलो के हमेशा इवन होगा ना। तो हमेशा ये जो है ना, इसको मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ये भी इवन होंगे, तो इनको इवन के बाद ना ये क्वेरी मंगाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, फिर ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर मान लो कि जो भी नंबर्स बचे ना हमारे मॉड्यूलो लेने के बाद, ये इनको मैं 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, एक इसको लूँगा और k - 1 मीन्स मेरे को k4 चाहिए ना, तो 4 3 इधर से उठा लूँगा। ध्यान से देखना इस चीज़ को, 3 उठा लिया, 4 हो गया। इस इंडेक्स से मैं क्वेरी करूँगा 6 से, तो मुझे क्या मिला, 6 7 8 9 का ज़ोर मिला ना। और फिर ये एरे क्या बन जाएगा, 9 8 7 6 बन गया ये। अब देखना, अब मैं क्वेरी करूँगा यहाँ से इस पार्ट 10, इस पार्ट से क्वेरी करूँगा 4 साइज़ की, ये ठीक है ना। अब देखो इस पार्ट में मेरे पास क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, 6 7 8 तो कॉमन है, 6 7 8 कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा जब मैं दोनों का ज़ोर लूँगा 6 7 8। एंड फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, 9 का ज़ोर इसमें रहेगा, 10 का ज़ोर इसमें रहेगा, 9 10 का ज़ोर मिल गया तुम्हें। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल था ये। क्या करना है तुम्हें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। देखो जैसे कि मान लो कि हमारे पास सेगमेंट्स लेने के बाद 4 5 6 यहाँ पे है ना, और 4 नंबर बचे तुम्हारे पास, 7 8 9 10, 4 नंबर बचे। ये कुछ सेगमेंट है हमारा, के की वैल्यू तुम्हारी 4 ही है, तो बचे हुए को ना तुम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और फिर इन दोनों को लेने के बाद पीछे से जो के बचे हुए नंबर्स हैं ना उनको ले लो। कितने नंबर बचेंगे इसमें ये बताओ, के माइनस रिमेनिंग बाई 2, इतने नंबर्स तो पीछे में लेने होंगे ना, ठीक है। तो के माइनस रिमेनिंग बाई 2 इधर से लोगे और रिमेनिंग बाई 2 यहाँ से लोगे, इसके लिए क्वेरी मंगाओगे। और देखो इसमें क्या होगा ना कि हमेशा ये स्वैप हो जाएगा, तो इतना पार्ट हमेशा इधर चला जाएगा, फिर ये 2 के साथ ना यही 2 आएंगे, तो नेक्स्ट टाइम ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सॉरी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इधर आ जाएंगे ना, इस साइड आ जाएंगे। 2 3 होते तो ये 3 इधर आते, और फिर तुम इधर से 1 लेते तो ये 3 3 कैंसिल हो जाते। समझ आ रहा ना ये चीज़। तो ये हमेशा 5 6 कैंसिल हो जाएगा दोनों ज़ोर लेने के बाद, फाइनली हमें 7 8 9 10 का ज़ोर मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था ये प्रॉब्लम ई, बहुत ईजी था ये। चलो अब इसका कोड देख लेते हैं, प्रॉब्लम ई का कोड भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं क्या क्या हूँ। तो ये हमारा क्वेरी है, जिस इंडेक्स से मंगाऊंगा मैं उससे मैं आंसर लूँगा एक इनपुट में, जो कि ज़ोर होगा मेरा लेफ़्ट टू लेफ़्ट प्लस के तक, ठीक है ना। ये हमें ज़ोर देगा, क्वेरी हमारा ये क्वेरी फंक्शन है, फ्लश वाला वगैरह लगा के। अब क्या किया मैंने, एन और के इनपुट ले लिया, एक आंसर ले लिया जो कि हमारा ज़ोर स्टोर करेगा। टाइम्स ये है कि हम कितने सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, n बाई के, और ये मैक्सिमम 50 तक जाएगा, जैसा कि मैंने बताया तुम्हें, है ना। अब 0 से टाइम्स तक मतलब सारे सब एरेज के मैंने ज़ोर मंगा लिए उस इंडेक्स से स्टार्ट करके। यहाँ से स्टार्ट किया, फिर प्लस के का जंप मारा, यहाँ से इस इंडेक्स से मंगाया। तो हर बार मैंने एक्स से क्वेरी किया, लेफ्ट को के जंप मारा, आंसर में ज़ोर लेके स्टोर करता गया, ठीक। ये तो सेगमेंट वाला पार्ट तो क्लियर होगा, ठीक है भाई। रिमेनिंग पे आते हैं। रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग है n मॉड्यूलो के। अब रिमेनिंग अगर हमारा 0 है तो कुछ नहीं करना, नहीं 0 है तो क्या करना है, हाफ में डिवाइड कर लेना उसको, है ना।
हाफ में डिवाइड करना है, हाफ में डिवाइड करना है। तो हाफ क्या होगा, हाफ बेसिकली पता है क्या यहाँ पे मैंने लिया, हाफ मैंने लिया ये सेगमेंट के बाद जस्ट मैंने यहाँ जंप मार लिया है, ठीक है। ये सेगमेंट कंप्लीट होंगे जस्ट आगे वाला नंबर, मान लो 6 पे खत्म हो रहा है ना ये सेगमेंट, मैंने 7 पे जंप मार लिया है। n बाई के मल्टीप्लाई बाई के करोगे तो ये आ जाएगा, इसके बाद मैंने एक जंप मार लिया है आगे। फिर मैंने क्या किया है, हाफ माइनस के माइनस रिमेनिंग बाई 2। हाफ क्या है, हाफ मेरा ये चीज़ है, ये पोर्शन पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ये है। अब क्या करना है, हाफ में से मुझे कितना हटाना है, हाफ में से मुझे कितना पीछे जाना है, कितना पीछे जाना है, ये वाला पोर्शन छोड़ दोगे तो के माइनस रिमेनिंग बाई 2, इतना पीछे जाना है ना मुझे, तो इतना मैं पीछे आ गया और उस इंडेक्स से मैंने पीछे आके क्वेरी मार दी, यहाँ क्वेरी कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया मैंने, रिमेनिंग बाई 2 मीन्स आधा जंप मार लिया मैंने, 2 निकाल लेना, तो 2 लेने के बाद इस इंडेक्स से 2 का जंप आगे मार लिया क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा उस टाइम तक, और फिर आगे 2 से जंप मार लिया तो अगले 2 कवर हो जाएंगे इधर वाले। तो 2 का जंप मारने के बाद रिमेनिंग बाई 2 हाफ जंप मारने के बाद फिर से मैंने क्वेरी की, जोर ले लिया दोनों का, सिंपल, प्रिंट द आंसर। बहुत सिंपल था ये प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम है ना तो बिल्कुल छोड़ा मत करो पहले। और इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स हो, फर्स्ट थिंग कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दो, कंस्ट्रेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स। उसके बाद प्रॉब्लम को लाइन बाय लाइन रीड करो, बिकॉज देखो उसमें इवन वाली कंडीशन जो थी ना वो काफ़ी हेल्पफुल थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अप्रोच बनाने में, ठीक है। ये चीज़ था इसमें। अब देखते हैं प्रॉब्लम डी प्रॉब्लम थोड़ा सा अजीब है। देखो डी प्रॉब्लम क्या कर रहा है, Igor has an array A of length n, initially consisting of zeros. However, he wanted to turn it in another array B of length n. तो ये वाले भाई को जो है ना, पिछला भाई गेम खेल रहा था हमारे साथ, ये भाई को एक एरे दे रखी है, इसने एक एरे दे रखा है जो कि इनिशियली सारे जीरोज हैं, ठीक है। However, he wanted to turn into another array B. अब उसको जो है ना चुल मची A को B बनाने में, उसको A को B में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ पे जाओगे ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसको मैं टेस्ट केस से समझाता हूँ। देखो जैसे मुझे इनिशियली 5 लेंथ की क्या दे रखा है, ये 3 अच्छा के दे रखा है, तुम्हें के लेंथ की कोई भी सेगमेंट लेनी है। पहले मैं इसको बना लेता हूँ, इनिशियली 5 लेंथ की एरे जो ना 0 है, 0 5 लेंथ की। अब तुम्हें 3 लेंथ की कुछ भी सेलेक्ट करना है, कुछ नंबर्स यहाँ पे 3 लेंथ के कुछ नंबर सेलेक्ट करने हैं। मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसमें क्या रखा है 1 2 3, तो 1 2 3 होगा, तो मैंने 1 2 3 ले लिया और 3 ही लेंथ की लेनी है, तो यह ध्यान रखना है ये चीज़, 3 लेंथ की ले लिया। अब क्या कह रहा है, एरे में जाओ फर्स्ट पोजीशन पे उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू डाल दो, ये फर्स्ट पोजीशन पे 2 आ जाएगा। फिर इसको मूव कर जाओ, एरे की सेकंड पोजीशन पे 3 डाल दो, उसकी नेक्स्ट वैल्यू सेकंड पे 3 डाल दिया। एरे की थर्ड पोजीशन पे साइक्लिक है, ये मॉड्यूलो ले रखा है वहाँ पे, ये देख रहे हो ना, ये मॉड्यूलो के +1, तो एरे के थर्ड इंडेक्स पे ए वाले के 1 डाल दो, 1 डाल दिया, 2 3 1 बन गया। देखो 2 3 1 0 0 बन गया ये फर्स्ट 3 सेगमेंट लेने के बाद, ओके। अब 3 5 4 लेते हैं, 3 5 4 3 लेंथ की लेनी है ना, 3 5 4 हमने ले लिया, 3 5 4। अब बताओ क्या हुआ, एरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या डालो, 5 डाल लिया भाई, तो थर्ड इंडेक्स पे हमने 5 कर दिया। एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे 4 डालनी है, फिफ्थ इंडेक्स पे 4 डालनी है 4। एरे के फोर्थ इंडेक्स पे 3 डालनी है 3, 2 3 5 3 4 बन गया ना, ये बन गया ना, ये एरे। आंसर यस होगा। ये था प्रॉब्लम। ये बताना था कि के सेगमेंट के साइज़ के तुम कितने भी सवारे ऑपरेशंस कर करके ये वाली एरे बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा बहुत मैंने सोच लिया था कॉन्टेस्ट पे, बट मेरे से हुआ नहीं था ये कॉन्टेस्ट में। उसके बाद मैंने सॉल्व किया तो इसको, एंड सॉल्व भी किया, तो मैंने जस्ट थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में आया था, उसको इम्प्लीमेंट किया एंड वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। इतना ज़्यादा मैंने नहीं सोचा था इसमें, सुबह मेरे दिमाग में लॉजिक आया था, मैंने कोड किया, एक्सेप्ट हो गया। चलो अब लॉजिक को डिस्कस करता हूँ। देखो पहली चीज़ क्या है दिमाग में, ये जो है ना डिपेंडेंट है, कनेक्टेड है, ये मतलब ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंडेंट है, इससे इस पे डिपेंडेंसी है, इससे इस पे है। तो क्या मैं दिमाग में ग्राफ टाइप पे कुछ आ सकता है, ग्राफ ऐसी जहाँ पे कंडीशन है ना कि ये इस पे डिपेंडेंट है, जैसे वो तुमने प्रॉब्लम देखी होगी,
ये वाले बुक को पढ़ना है तो इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उस टाइप की प्रॉब्लम आती है ना यहाँ पे जा ये सब। ये वाले फ्रेंड की इससे फ्रेंडशिप होनी चाहिए, उससे पहले ये इसका दोस्त होना चाहिए, इस टाइप की प्रॉब्लम जहाँ पे है ना, तो पहली चीज़ दिमाग में जो आती है वो ग्राफ है। ग्राफ, तो ग्राफ को मैं यूज़ कैसे करूँ इसमें, चीज़ सोचते हैं। मान लो कि मेरे पास ये टेस्ट केस दे रखा है 1 2 3 1 5 6, ये दे रखा है मेरे पास। एक बात बताओ, मेरे को क्या करना है इसमें, मैं क्या करूँगा ना, 4 लूँगा, 4 लेंथ की सब एरे लेनी है, नहीं इसमें तो 1 की ही लेनी है, तो ये बेकार है। ये ठीक है, ये वाला, चलो इसको लेते हैं। देखो 5 4 3 2 1 दे रखा है, 5 4 3 2 1 दे रखा है। अब मेरे को लेना है 3 लेंथ की, 3 लेंथ की लेनी है मुझे, 3 लेंथ की, ये और ये, ठीक है ना। अब इस 3 लेंथ में मुझे देखो 4 तो रखना ही है, 4 तो भाई रखना ही है कहीं। 3 में ना रखो चलेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट 3 लेकर उसको मैं चेंज कर सकता हूँ इस वाले को, बट मेरे को 4 तो रखना ही है, 4 और 5, ठीक है ना। तो मान लो कि इधर मैं 4 कहीं रख दूँ, या फिर 5 भी ले सकता हूँ, 5 और 4 दोनों रखना है इसमें कहीं, या तो 4 रखूँ या तो 5 रखूँ, हाँ। तो मेरे को 4 और 5 रखना ही है इसमें। तो एक बात बताओ, मैं अगर इसमें 4 रख दूँ 3 वाले सेगमेंट में, इसका मतलब क्या है, एरे के 4th इंडेक्स पे जाओ और उसमें नेक्स्ट वैल्यू डालो। मैं तो इसको बनाने चला था, इस वाले को, ये तो मुझे 4th पे भेज दिया है ना। तो क्या होगा कि इसमें कभी बन ही नहीं पाएगा, ये इस पे डिपेंडेंट है, इस पे और ये इस पे, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1, तो ये बेसिक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब ये हमारा इंडेक्स है 3 4 एंड 5। देखो 1 जो है ना, 1 5 से कनेक्टेड हो, 1 डायरेक्टेड होगा 5 के, क्योंकि मुझे 1 पे 5 लाना है। तो इस साइकिल में ना मैं कहीं भी बना सकता हूँ 5 4 3। अब क्या ना, ग्राफ बना के देखते हैं इसका, कि ग्राफ कैसा बन रहा है। देखो 1 जो है ना 5 से कनेक्टेड है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 1 5 से कनेक्टेड है, 5 1 से नहीं कनेक्टेड है। 2 जो है हमारा 4 से कनेक्टेड है, उसके बाद 3 हमारा जो है वो 3 से कनेक्टेड है, 4 जो है 2 से कनेक्टेड है, ये हो गया। 5 जो है 1 से कनेक्टेड है। देखो साइकिल पे ध्यान दो, क्यों साइक्लिक बन रहा है, के लेंथ क्या है ना 3, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे, ये इस पे है, ये क्या है हमारे इंडिसेस ही तो है ये, क्योंकि 1 2 3 पे मुझे लाना है ये वैल्यूज़ 5 4 3, तो 1 से किसी ना किसी तरफ 5 डिपेंडेंट है। तो ये जो होंगे ना 3 वाले, मतलब 1 से 5 डिपेंडेंट है, क्योंकि 1 तो मुझे 5 लाना ही लाना है किसी भी तरह, ठीक है। तो देखो ये इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं इस वाले इंडेक्स को चूज़ करूँगा एरे में, इसको चूज़ करूँगा तो 4 हो मान लो, तो एरे के 4 पे मुझे ये नेक्स्ट वाला रखना पड़ेगा ना, फिर ये वाला इस पर, ये वाला इस पर। तो एक तरह की साइकिल बन रही है, और ये साइकिल जो है ना हमेशा के लेंथ की होनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में पहले ये लॉजिक आया कि जो ग्राफ बनेगा उसमें जो साइकिल्स होंगे, सबसे पहले पता है मैंने क्या सोचा, कॉन्टेस्ट के टाइम पे सोचा था, वो कोड नहीं किया। ग्राफ में जो भी साइकिल्स बन रहे होंगे, कुछ साइकिल बन रहे होंगे ग्राफ में, ऐसे ऐसे, ये ग्राफ है, कुछ साइकिल बन रहे होंगे ऐसे। तो जो भी साइकिल होंगे उनकी लेंथ एक तो के होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ तो है, जो भी साइकिल है उसकी लेंथ के होनी चाहिए। और जो बचे हुए नोड हैं, ये कॉन्टेस्ट टाइम सोचा था मैंने, ठीक है ना, बचे हुए नोड्स जो है ना वो किसी भी तरह कनेक्टेड होने चाहिए। ये मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम सोचा था, मैंने कोड नहीं किया, क्योंकि मुझे साइकिल निकालने पड़ते फिर उसकी लेंथ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता, ठीक है। देन मैंने क्या किया, ग्राफ जो बनेगा ना ग्राफ, उसमें जो भी साइकिल आएगी तुम्हारी, वो अगर के लेंथ की है तभी आंसर लिस्ट करेगा। जो भी साइकिल हो, अगर साइकिल 0 है तब तो आंसर लिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, साइकिल है ही नहीं तब तो आंसर लिस्ट हमेशा करेगा। अगर साइकिल नहीं बन रही, मतलब साइकिल बन रही है, तो उसकी लेंथ हमेशा के होनी चाहिए। 2 साइकिल बने 3 बने, सबकी लेंथ के होनी चाहिए, ये था इसका लॉजिक। इसको देखो, इसमें देखते हैं, इसमें तो साइकिल ही नहीं है। 2 4 3 1 को देखते हैं, 2 4 3 1, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो 1 जो है ना हमारा, 1 जो है 2 से कनेक्टेड है, 2 जो है ना 4 से कनेक्टेड है, 4 से। 3 जो है 3 से कनेक्टेड है, सेल्फ लूप है, तो ये एक लेंथ की हो जाएगी। 4 जो है 1 से कनेक्टेड है,
इसमें देखो इसकी साइकिल की लेंथ 1 है, इसकी साइकिल की लेंथ 3 है, जबकि होना क्या चाहिए, सबकी लेंथ k होनी चाहिए 2। आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। अब एक टेस्ट केस है जिसमें आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड वाला है। थर्ड तो बेकार टेस्ट केस है। फोर्थ वाला भी साइकिल ही नहीं है, फिफ्थ वाले मतलब समझ रहे हो ना बेसिकली क्या होगा कि जो भी साइकिल बन रही होगी, लेट सपोज 1 से 4, या फिर मैं वही वाला टेस्ट केस अगर ले लूँ, वही वाला टेस्ट केस अगर मैं ले लूँ, मान लीजिए नहीं होता और k की वैल्यू 3 होती, k की वैल्यू 3 होती, तो इसमें 3 लेंथ की साइकिल है, तो इसमें हमारा आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि तुम बना सकते हो, डिपेंडेंसी जो है वो सेटिस्फाई कर जाएंगे इसमें। ऑपरेशंस पे कोई लिमिट है नहीं, तो तुम बना सकते हो इसमें k लेंथ के, तो ठीक है ना। ये ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये डिपेंडेंट है एक तरह से, तो तुम k लेंथ का अगर साइकिल है सारे, तुम आंसर बना सकते हो हमेशा। तो इसका जो कोड है मैंने पूरा तो नहीं लिखा था, बट ये चीज़ मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया एज इट इज़। ये बेसिकली क्या करता है ना कि एक ग्राफ तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इसमें, डायरेक्टेड ग्राफ यहाँ पे, एंड ये फाइंड साइकिल जो है ये तुम्हारा साइकिल बता देता है, साइकिल है कि नहीं। अगर साइकिल है देन साइकिल की लेंथ हम इसमें पुश कर रहे हैं इस वेक्टर में और रिटर्न कर रहे हैं उसको। इसका ये काम है, तुम कोड चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे। मेन कोड मैंने इतना किया बस, एन लिया, के लिया, एरे लिया, एंड फिर क्या किया, अगर के की वैल्यू 1 है, जैसे कि ये वाला टेस्ट केस 1 है ना, तुम्हें एक ही सेगमेंट लेना है, एक साइकिल लेके तुम इसी पे आ जाओगे, तो जो भी सेगमेंट तुम चूज़ करोगे उस पर तुमको वही नंबर डालना पड़ेगा। तो 1 चूज़ करोगे तो तुम्हें 1 पे 1 ही डालना पड़ेगा, 2 लोगे तो 2 पे 2 डालना पड़ेगा। तो हमेशा आंसर जो है ना, बेसिकली जो एरे गिवन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर वो नहीं है, के की वैल्यू 1 है और वो हमारा आंसर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, कहीं भी एरे ऑफ i+1 के इक्वल नहीं है, i+1 क्योंकि हमने 0 बेस इंडेक्स नहीं लिया, तो उस केस में हमारा सिंपल आंसर नो हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। अदरवाइज़ यस हो जाएगा, सारे इंक्रीजिंग है तो और कॉन्सिक्यूटिव है तो यस हो जाएगा। ये के इक्वल टू 1 के लिए हो गया। अब मैंने क्लास बनाया ग्राफ, वहाँ पे ग्राफ, और उसमें मैंने डायरेक्टेड ग्राफ बना दिया i+1 से, 1 2 3 है ना, और एरे दे रखा है 4 5 6, तो मैंने डायरेक्टेड ग्राफ बना दिया। 1 से 4 एच डाल दिया, 2 से 5, 3 से 6, ये काम कर दिया। i+1 से एरे ऑफ 5 पे एच बना दिया। अब ये वेक्टर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ, वेक्टर साइकिल लेंथ क्या कर रहा है, साइकिल्स की लेंथ, ग्राफ के अंदर जितनी भी साइकिल्स हैं उनकी लेंथ रिटर्न कर रहे हैं मुझे एक वेक्टर में डाल के, ये उसका कोड है, ठीक है। ये उसके बाद मैंने चेक कर लिया साइकिल लेंथ में जो भी वैल्यूज़ हैं वो अगर k है, मतलब k नहीं है कहीं भी तो नो हो जाएगा, अदरवाइज या तो 0 हो या फिर सारे k हो, तो आंसर यस होगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम डी, जो कि थोड़ा सा सोचने वाला था, थोड़ा सा हार्ड, मीडियम कह सकते हो इसको। तो ओवरऑल बात करें तो ये कॉन्टेस्ट जो है काफ़ी इजी था, एंड इसका प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी इजी रहे, प्रॉब्लम डी और सी को छोड़ के, ठीक है ना। ये भी मुश्किल नहीं था उतना, अगर तुम थोड़ा सा सोच लेते ना ये हो जाता। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.